नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम 2023-24 हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 की किताब हमारा अतीत भाग 1 के नोट्स एंड वन लाइनर जीके के प्रश्नों की बातचीत कर रहे थे। लास्ट वीडियो में अपन ने 7वें अध्याय की बातचीत की थी। आज अपन करेंगे 8वें अध्याय की बातचीत। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ओके, 8वां जो अध्याय है उसका नाम है खुशहाल गांव स्मर्द शहर। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोट्स बन रहे हैं और क्या जानकारी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो देखते हैं। वर्तमान लोहे का उपयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण काल में प्राप्त कब्रों से लोहे के औजार और हथियारों की बड़ी संख्या मिली है। देखो, वर्तमान में जो लोहा पे प्रयोग करो बिंगो उपयोग आज लगभग 3000 साल पहला प्रयोग हुआ और इसके बारे में अपने को जानकारी जो मिलती है वो मिलती है महापाषाण काल। महापाषाण काल को मतलब कि ऐसा काल जिसके अंदर पत्थर प्रयुक्त होते थे। पत्थरों के प्रयोग के आधार पर तो महापाषाण काल में जितनी भी कब्रें प्राप्त हुई है यानी स्वादान पद्धतियों के तहत जो कब्र बनाई गई थी उसके अंदर से लोहे के औजार और हथियार जो अपने को बड़ी संख्या में प्राप्त हुए, जिससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जमाने में लोहे का प्रयोग किया जाता होगा। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता था। ये चीज ध्यान रखें, जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें वेल्ला कहते थे। क्या ला वेल्ला, ये वे ये लल्ला, वेला कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उणवार, जो साधारण हलवाई होते थे उनको उणवार कहा जाता था। और भूमिहीन मजदूर दास जो थे वो कैंडिशियार या फिर अधिमई कहलाते थे। भाई जिनके पास जमीन वगैरह या साधारण हलवाई होते थे वो तो हो गए उणवार, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो भूमिहीन मजदूर होते थे, जिसके पास भूमि नहीं थी, भूमि नहीं होती थी, तो भूमि नहीं या फिर दास, ठीक है ना, या फिर मजदूर, ऐसे लोगों के लिए एक शब्द प्रयोग होता था, उसे क्या कहते थे? कैंडिशियार। कैंडिशियार, कौन सा यार? कैंडिशियार। ठीक है, आगे देखो। देश के उत्तरी भाग में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। और उस जमाने में ये अपन बात कर रहे हैं देश का जो उत्तरी भाग था, और ये जो क्षेत्र के नाम होते हैं ये होते हैं तमिल क्षेत्र में, ठीक है। तो देश के उत्तरी भाग का प्रधान, जो गांव का जो प्रधान होता है वो ग्राम भोजक कहलाता था। और ग्राम भोजक के अलावा अन्य एक स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। देखो, गाँव के मो हेंगू मोटो व्यक्ति कुण ग्राम भोजक, ठीक है। ई ग्राम भोजक के अलावा एक व्यक्ति जो होते थे वो होते थे स्वतंत्र। एक मिनट, हाँ, मेरे को छींक आ रही थी पर आई नहीं, ठीक है ना। तो देखो, ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। अब ग्राम भोजक जो था इस इकाई के अकॉर्डिंग या इस इकाई के अलावा एक और जो व्यक्ति था जो स्वतंत्र कृषक होता था, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा बहुत जुकाम हो रहा है। स्वतंत्र कृषक होता था जिसे क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। उसके बाद में तमिल की प्राचीन रचनाओं को, तमिल साहित्य की जो प्राचीन रचनाएं होती थी उसे संगम साहित्य कहा जाता था। जो तमिल की प्राचीन जितनी भी रचनाएं होती थी उनको संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। हाथ सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। यह तो धातु की चद्दर को काटकर या धातु की चपेट गोल से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि इन पर कुछ चित्र बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। वल्लेकूप, अब देखो आहत सिक्कों में आप समझ गए होंगे, जैसे कोई आप सिक्का और इसके ऊपर कोई भार दे के डिजाइन बना दी जाती थी तो वो क्या कहलाता था? आहत कहलाता था, ठीक है। उसके बाद में वल्लेकूप, ये वल्लेकूप गुसलखाने, देखो वल्लेकूप का उपयोग क्या था? गुसलखाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये घरों में लगभग 2000 साल पहले पाए गए थे। प्राय ये घरों में होते थे, ठीक है ना, घरों के अंदर मिलते थे, जो टॉयलेट के लिए यूज होते थे, कूड़ेदान के लिए यूज होते थे, फिर नाली के लिए यूज होते थे वल्लेकूप, ठीक है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो थी वो कुषाणों की राजधानी थी।
मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। और यहीं से कुछ काले समकेले पात्र मिले जिन्हें NBPW कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NBPW कहा जाता है। ओके नेक्स्ट, अरिका मेडू यानी पदुसेरी ढूंढो। पहले अरिका मेडू एक पतन हुआ करता था। जो अरिका मेडू है ना, कैसा क्षेत्र? अरिका मेडू एक पतन हुआ करता था। पतन का मतलब जहां जहाजें आके रुकती है ना, वो क्षेत्र हुआ करता था, जहाजों के ठहरने का स्थान। ठीक है। ऑगस्टन ने करीब 2000 साल पहले रोम साम्राज्य पर शासन किया था। उसने कहा था रोम ईंटों का शहर था जिसने मैंने संगमरमर का बनवाया। ठीक है ना। ऑगस्टन कहाँ का शासक है? ऑगस्टन रोम साम्राज्य का शासक है। ठीक है। उसने 2000 साल पहले वहां पे शासन किया था और उसने लिखा था कि रोम जो है वो एक प्रकार से ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अरिटाइन, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन होते थे जिन्हें अरिटाइन कहा जाता था। मोहर लगे लाल चमकदार बर्तनों को अरिटाइन कहा जाता था। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर लोहे का उपयोग आज से 3000 साल पहले शुरू हुआ। प्राचीन समय में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी क्षेत्र में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। प्राचीन समय में स्वतंत्र जो शासक होते थे या स्वतंत्र कृषक जो होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। प्राचीन समय में बिना जमीन वाले व्यक्ति अथवा मजदूरों को क्या कहा जाता था? दास या कर्मकार। एक शब्द अपन ने और देखा था। कौन सा शब्द देखा था? वो देखा था क्या? वो अपन ने देखा था कैंडेशियार। तो यहां पे आप वो लिख सकते हैं, कैंडेशियार। हाँ भाई। तमल की प्राचीन रचनाओं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य की रचना कब हुई? 2300 साल पहले हुई। और उसके बाद में धातु की चादर पर ठप्पे द्वारा तैयार किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के कहलाते थे। और अरिका मेडू पतन कहाँ पर स्थित है? तो पुदुचेरी के अंदर स्थित है। ठीक है। आगे 9वां अध्याय भी पढ़ लेते हैं। तो 9वें अध्याय के पहले नोट्स के बारे में जानकारी रखते हैं। देखो, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसमें किस प्रकार नोट्स हैं? देखो, प्राचीन समय में काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसको काले सोने के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखो, काला सोना कौन? काली मिर्च। कैडी मिर्च, काली मिर्च क्या कही जाती थी? काले सोने के रूप में कही जाती थी। मुविंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता था। ये कौन कौन से थे? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है ना। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। और 3 मुखिया कौन कौन परिवार है? मुख्य परिवार देखो, चोल, सेर और पांडे। ये 3 जो थे वो दक्षिण भारत के अंदर काफी शक्तिशाली माने जाते थे और इसका नाम पड़ गया मूवेंदार। ध्यान रखें, मूवेंदार के अंदर शामिल 3 प्रमुख शासक परिवार कौन से थे? चोल, शेर, पांडे। ठीक है। सातवाहन राजवंश का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके बारे में उसकी मां गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और इसे दक्षिण पथ का स्वामी भी कहा जाता है। केड़ो स्वामी भाई? दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते का पप्पा या बाप या फिर स्वामी। कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्ण। ठीक है। सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। और जो सातवाहन वंश के जो शासक थे वो दक्षिण पथ के राजा कहे जाते थे, क्योंकि इनके ऊपर उसका अधिकार होता था और यहाँ से जाने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद में कुषाण शासकों का प्रसिद्ध राजा जो था वो कनिष्क था। कौन है? कनिष्क। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष ने लिखी, जो कनिष्क दरबार में रहते थे। कनिष्क का कुषाण। बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष ने। कहाँ रहता था? कुषाण के दरबार के अंदर। कुषाणों के जो शासक थे कनिष्क, ठीक है ना, उसके दरबार में रहता था। महायान बौद्ध धर्म की एक नई धारा थी। इस तरह 2 प्रमुख विशेषताएं थी। जो महायान बौद्ध धर्म था उसकी 2 विचारधाराएं थी। कौन कौन सी? पहली जो विचारधारा वो है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। मिसाल के तौर पर उनकी ज्ञान प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। और अब बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी थी। पहले क्या होता था? बुद्ध की पूजा होती थी तो वहां सिर्फ पीपल का पेड़ दर्शा दिया जाता था। फिर धीरे धीरे बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनी जाने लगी।
उसके बाद में दूसरी विचारधारा थी, उसमें परिवर्तन बोधिसत्व आस्था को लेकर आया। और बोधिसत्व तो उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास में रहते हुए ध्यान करते हैं। तो इसके बाद में जो दूसरा पड़ाव आया उसमें क्या होता था, बुद्ध की ध्यान करते हुए जो प्रतिमा है वो बनाई जाने लगी। आगे देखो, सीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियन काफी प्रसिद्ध था, जो लगभग 1600 साल पहले भारत आया। केड़ो आदमी के नाम है, देखो फा सियन। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में मिलती है। भक्ति सबसे बना भक्त सबसे बना है, ठीक है ना भाई। ये भक्ति जो है वो आपकी भक्त शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी या फिर हक। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाई कैसे ईसाई कहलाता है, सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि वह पश्चिमी एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। देखो भारत में ईसाई धर्म को प्रचार करण करियो, वो आदमी आयो एक थान कहीं नाम होया तो पिछले अध्याय में शायद अपन पढ़े हो कि ईसाई धर्म का प्रचार है जो है, या तो 6 क्लास के अंदर पढ़ा अपन ने, कौन से अध्याय में पढ़ा है कि सबसे पहले केरल के तट पर आया था। और वो किसका था, अरे यार ये 1498 के अंदर आया था ना, वास्को डी गामा, उसी टाइम ही आया था। और उसने क्या किया, फिर यहाँ आके भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार किया। तो ये जो केरल के ईसाई है ना, इनको सबसे प्राचीन ईसाई कहा जाते हैं, सबसे पुराने ईसाई कहा जाता है। और इन्हीं का जो नाम पड़ा वो सीरियाई ईसाई पड़ा, ठीक है ना। ऑगस्टन ने करीब 2 साल पहले रोम पर शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया अच्छी बात है, पिछले अध्याय में पढ़ चुके। यात्रा पर आया चीनी यात्री फासियान काफी परिचित था, वो 1600 साल पहले आया, ठीक है। सैन तुनसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इति सिंह आया। तो देखो फासियान कब आता है, 1600 में आता है। और उसके बाद में सेत्सवांग कब आता है, ये श्वेन तशांग कब आता है, 1400 साल पहले आता है। और उसके करीब 50 साल बाद आता है इति सिंह, ठीक है। भक्ति बस सबसे बड़ा है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी करना। ये तो चीज़ें थोड़ी उल्टी चुल्टी होगी। उसके बाद में केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि वे पश्चिमी एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। और कार्ले की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेते हैं। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता है, काले सोने के नाम से जाना जाता है। सातवां शासक किस पथ के स्वामी कहलाते थे, दक्षिण पथ या अर्थात दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते के स्वामी कहलाते थे। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, देखो रेशम बनाने की तकनीक का सर्वप्रथम विकास हुआ था वो चीन के अंदर 7000 साल पहले हुआ था। और चीन वालों ने इस चीज़ को छुपा के रखा था, बाकी किसी देश को बताया नहीं। फिर धीरे धीरे रास्ता उजागर हुआ और रेशम का विकास होने लगा। चीन से पश्चिम देशों में रेशम वस्त्र पहुंचने का रास्ता कहाँ क्या कहलाया, सिल्क रूट कहलाया। देखो चीन से जो पश्चिमी देश थे उनके अंदर जो रेशम के वस्त्र पहुंचते थे उनको कैसे रास्ता कहा जाता था, सिल्क रूट। सिल्क का मतलब रेशम, रूट का मतलब मार्ग, ठीक है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है, कुषाण शासक कनिष्क, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, कुषाणों ने जारी किए। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, कवि अश्वघोष, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कवि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध का मूर्ति निर्माण किस नाम से जाना जाता है, कौन सी धारा में है, तो महायान धारा के अंदर है, ठीक है। प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की गई यात्रा करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, वेरी गुड, तीर्थयात्री कहलाते हैं। सीनी बौद्ध यात्री फासियन भारत कब आया, 1600 साल पहले आया। सीनी बौद्ध यात्री हेवंत सांग कब आया भाई, 1400 साल। और हेवंत सांग ने किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र का अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। और किस देवी अथवा देवता के प्रति श्रद्धा क्या कहलाती है, किसी देवी अथवा देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है वो भक्ति कहलाती है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस ग्रंथ में, भगवत गीता में। भक्ति की मूल शब्द की उत्पत्ति क्या है, भज, इसका मतलब होता है हिस्सेदारी या विभाजन। ईरानियों द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले व्यक्तियों के लिए किया गया। ईसा मसीह का जन्म कहाँ होता है, पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ और वहीं ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह के उपदेश किस में लिखे गए हैं, ईसा मसीह के उपदेश है वो 2000 साल पहले लिखे गए थे और कुरान में लिखे गए थे। बेटा कहाँ लिखे गए थे, कुरान में लिखे गए थे। और केरल में ईसाइयों को क्या कहा जाता है, तो सीरियाई ईसाई कहा जाता है। तो ये थे आपके 9वें अध्याय के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगले अध्याय या अगले वीडियो में अपन बात करेंगे 10वें अध्याय का, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो मिलेंगे 10वें अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर चैनल के ऊपर नए हो तो हाँ प्लीज़ भाई इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और जो इसके नोट्स वगैरह है वो अपने ऐप के अंदर आ जाएंगे। और दिक्कत ये हो रही है कि परेशानी है, तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो ना तो आपकी क्लासें ली जा रही है ढंग से और ना मैं खुद ढंग से पढ़ पा रहा हूँ।
तो उम्मीद है जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें आएगी। उससे पहले अगर कोई आपके एग्ज़ाम है तो आप मुझे कमेंट कर देना या कुछ भेज देना, मैं आपको वहाँ सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे 10वें अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।